आप सभी का सिविलियंस में स्वागत है। और आज हम लोग वर्क एनर्जी एंड पावर का 4th क्लास करने वाले हैं, जो कि संभवतः इस टॉपिक का लास्ट क्लास है। और इसके बाद हम लोग MCQ करेंगे। तो आज का जो पहला टॉपिक है वो है आपका सोलर कांस्टेंट, जिसको हिंदी में सौर स्थिरांक कहते हैं। अब इसका डेफिनेशन क्या होता है उसको आपको समझ के रखना है, क्योंकि इसका यूनिट से क्वेश्चन आ जाता है और आपको इसका एक वैल्यू है उसको भी आपको याद रखना होगा। तो सबसे पहले सोलर कांस्टेंट के डेफिनेशन को समझने के लिए आप ये समझिए कि जैसे कि ये आपका सन है और यहाँ पे अर्थ का सरफेस में हम लोग कोई 1 मीटर स्क्वायर का एरिया लेते हैं। तो 1 मीटर स्क्वायर मतलब क्या हुआ, 1 मीटर लंबा और 1 मीटर चौड़ा। तो ये आपका एरिया हो गया। तो एरिया आपका कितना हुआ, 1 मीटर स्क्वायर का। और यहाँ पे सनलाइट आएगा आपका। तो सनलाइट में क्या होता है, एनर्जी होता है। तो एनर्जी का यूनिट क्या होता है, जूल। तो और एक चीज़ देखना है आपको कि प्रत्येक सेकंड में कितना सोलर एनर्जी आ रहा है प्रत्येक मीटर स्क्वायर के एरिया में। उसी चीज़ को डेफिनेशन में लिखा है पृथ्वी की सतह पर। तो ये है आपका पृथ्वी की सतह, जो कितना है 1 मीटर स्क्वायर मतलब पर मीटर स्क्वायर। तो पृथ्वी की सतह पर 1 मीटर स्क्वायर पर मतलब प्रति मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में प्रति सेकंड आपतित होने वाली मतलब आने वाली सौर एनर्जी को ही हम लोग क्या कहते हैं, सोलर कांस्टेंट कहते हैं। इसका यूनिट क्या होगा, एनर्जी आ रहा है तो जूल। कहाँ आ रहा है, 1 मीटर स्क्वायर पर, तो पर मीटर स्क्वायर। और यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं, प्रत्येक सेकंड का भी बात कर रहे हैं, तो पर सेकंड आने वाली, तो जूल पर मीटर स्क्वायर पर सेकंड। और जूल पर सेकंड को हम लोग क्या कहते हैं, वाट कहते हैं, जो कि शक्ति का मात्रक होता है। तो इसका फाइनल जो यूनिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वाट पर मीटर स्क्वायर। ये आपको याद रखना है, वाट पर मीटर स्क्वायर। और इसका वैल्यू कितना होता है, 1376 वाट पर मीटर स्क्वायर। सोलर कांस्टेंट अर्थ के लिए कितना होगा, 1376 वाट पर मीटर स्क्वायर। वाट का मतलब क्या हुआ, जूल पर सेकेंड। और प्रत्येक मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की बात करें तो हम लोग तो पर मीटर स्क्वायर। तो ये आपका बेसिक यूनिट हो गया और ये आपको डेटा यहाँ पे याद रखना है। अब बहुत सारे डिवाइसेस हैं जो आपके सोलर एनर्जी पे ऑपरेट होती है, जैसे सौर कुकर, सौर पैनल, सौर सेल। ये तीनों को हम लोग एक एक करके अभी देखेंगे। और यहाँ से आपके एग्जाम में भी कुछ कुछ क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि सोलर कुकर की बात करें तो ये आपका क्लास 10th NCERT में दे के रखा हुआ है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी आपको समझा देंगे। सोलर कुकर में क्या होता है, बेसिकली एक बॉक्स होता है जो कि लकड़ी का बना हुआ होता है। जनरली ये लकड़ी का बना हुआ होता है बॉक्स, और इसके अंदर काला पेंट कर दिया जाता है। बॉक्स के अंदर इसका जो इनर सरफेस है पूरे अच्छे से काला रंग का पेंट कर दिया जाता है। काला रंग का पेंट इसलिए क्योंकि काला रंग जो है वो सोलर एनर्जी को अच्छे से एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए यहाँ पे काला पेंट होता है। तो ये आपको याद रखना है, ये रंग आपको याद रखना है। दूसरा क्या याद रखना है कि यहाँ पे एक रिफ्लेक्टर होता है। रिफ्लेक्टर का काम होता है, मतलब परावर्तक बोलते हैं हिंदी में इसको। रिफ्लेक्टर का काम होता है जो सूर्य से जो प्रकाश की किरणें आती हैं उसको परावर्तित करके जहाँ पे हम लोग फूड आइटम्स रखें, मतलब जैसे चावल रखें या फिर दाल रखें जो भी बनाने के लिए, उस पर फोकसित कर सके सनलाइट को। तो हालांकि ये डायग्राम यहाँ पे आपका मान के चलिए कि गलत डायग्राम बना है, और यहाँ पे ये जो चीज़ लिखा हुआ है कि समतल दर्पण का उपयोग होता है, ये भी आपका गलत है। ये दोनों आपका, ये डायग्राम भी गलत है और ये भी गलत है। सोलर एनर्जी सूर्य की किरणें आएगी ज़रूर पैरेलल, लेकिन यहाँ पे जो रिफ्लेक्टर होता है ये आपका कॉनकेव मिरर होता है। कॉनकेव मिरर मतलब अवतल दर्पण। तो आप याद रखिएगा अवतल दर्पण। यही क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है, कॉनकेव मिरर। और क्यों किया जाता है वो भी आपको जानना है। तो इसलिए किया जाता है क्योंकि कॉनकेव मिरर का शेप इस तरह से होता है, और ये आपका है रिफ्लेक्टिंग सरफेस जहाँ पे सूर्य का प्रकाश आएगा। तो सूर्य के और ये आपका मुख्य अक्ष होता है, अगर आप लोग क्लास 10 में पढ़े होंगे। और अगर नहीं भी ठीक से आपको याद आ रहा होगा तो जब हम लोग ये लाइट वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ पे अच्छे से पढ़ लेंगे। फिलहाल इतना जानिए कि जो भी पैरेलल लाइट्स आती है
जितने भी प्रकार के पैरेलल लाइट्स आए, यहाँ से टकराने के बाद, रिफ्लेक्शन होने के बाद सभी प्रकाश की किरणें जो है एक बिंदु पे कट करेगी और इसी बिंदु को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं। इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे लाइट वाले चैप्टर में, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन जब पढ़ेंगे तब। अभी फिलहाल क्या आपको जानना है कि यहाँ पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है। क्यों होता है? क्योंकि अवतल दर्पण एक ऐसा दर्पण है जिसके पास क्षमता है सूर्य से आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करने का। मतलब जितनी भी प्रकाश किरणें आएगी सभी लगभग को, मतलब जो पैरेलल आएंगी उनको फोकस पे जो है केंद्रित कर देंगे। इससे क्या होगा, इसके पास मान के चलिए कि 2 जूल का ऊर्जा था, इस रे के पास भी मान के चलिए 2 जूल का ऊर्जा था, इस वाले के पास भी 2 जूल का और इस वाले के पास भी 2 जूल का। तो ये जब एक पॉइंट पे केंद्रित हो जाएगा तो टोटल मिला करके मतलब यहाँ पे आपको 8 जूल का ऊर्जा प्राप्त होगा। तो आप देखिए यहाँ पे कितनी मज़ेदार बात है कि मान लीजिए ये 2 जूल का ऊर्जा लाया, ये भी 2 जूल का और ये भी 2 जूल का, लेकिन ये वाला डायग्राम गलत है। यहाँ पे ये सभी जो है इस जगह पे अवतल दर्पण का उपयोग होता है और अवतल दर्पण क्या करता है, आने वाली सभी प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर फोकसित कर देगी, इस बिंदु पर, जिसके कारण यहाँ पे ऊर्जा का मान क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा और आपका खाना जो है जल्दी से गर्म हो जाएगा और आपका खाना पकेगा। लेकिन अगर यहाँ सोचिए कि अगर मान के चलिए समतल दर्पण का उपयोग किया जाता तो क्या केस बनता। अगर समतल दर्पण का उपयोग किया जाता तो प्रकाश की किरणें जो पैरेलल आ रही थी वो परावर्तन के बाद भी इसी तरह पैरेलल आपका चला जाता। तो ये आता तो ये से, ये आता तो फिर ये ऐसे चला जाता, जिसके कारण यहाँ इस जगह पे हीट जो है उतनी ज़्यादा प्रोड्यूस नहीं हो सकती थी, क्योंकि प्रकाश की किरणें जो है यूनिफॉर्मली इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो गई। तो हीट इतना ज़्यादा यहाँ पे नहीं मिलेगा और खाना आपका नहीं पक पाएगा। तो इसलिए यहाँ पे इस परावर्तक पृष्ठ पे अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अवतल दर्पण इस प्रकार का होता है, यहाँ पे आपका बना हुआ है, और जितने भी आपके प्रकाश की किरणें इसमें आएंगी ये सभी को क्या करेगा, आफ्टर रिफ्लेक्शन इस बिंदु पे फोकसित कर देगा, सभी को, सभी प्रकाश की किरणों को एक जगह पे। और अगर मान के चलिए गलती से यहाँ पे कॉन्वेक्स मिरर लगा दे तो कॉन्वेक्स मिरर क्या करता है, देखिए जो भी प्रकाश की किरणें आएगी वो उसको क्या करेगा, और ही ज़्यादा इसको रिफ्लेक्ट करा देगा, मतलब दूर दूर की तरफ, मतलब ये आपका डाइवर्स कराएगा, डाइवर्ज, इसलिए इसको डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं और इसको कॉन्केव मिरर को कन्वर्जिंग मिरर भी कहते हैं। तो ये तो सबसे वाहियात हो गया, यहाँ पे यूज नहीं हो सकता। और समतल दर्पण का भी उपयोग नहीं हो सकता क्योंकि वो सन के जो एनर्जी को है उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे किसका उपयोग हो सकता है, अवतल दर्पण का। क्यों? क्योंकि ये सूर्य के आने वाले सभी प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करती है, लेकिन कौन सी आने वाली, समांतर आने वाली प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर फोकसित करती है, जिससे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे एनर्जी ज़्यादा मिलती है। यहाँ पे डायग्राम ये आफ्टर रिफ्लेक्शन गलत है और ये वाला भी यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, तो इसको आप लोग समझ लीजिए। बाकी जो कंसेप्ट था वो आप लोग को हमने बता दिया है। अब आता है सौर कुकर के लाभ क्या है। तो ये आपका ईंधन बचाता है, मतलब एक बार आप खरीद लिए उसके बाद आप लगातार इसको यूज करते चले जाइए, आपको किसी भी प्रकार का पैसा खर्च नहीं होगा क्योंकि आप कुछ खरीदने वाले नहीं है। इससे प्रदूषण भी नहीं होता है क्योंकि किसी भी प्रकार की ना गैसेस बनती है ना ही कोई रेसिड्यूल बचता है। लेकिन और एक क्या चीज़ है इसमें इम्पॉर्टेंट बात देखिए कि इसको खाना पकाने, इसमें जो खाना बनती है उसकी प्रक्रिया बड़ी धीमी होती है, मतलब धीरे धीरे खाना पकती है, जिसके कारण क्या होते हैं कि पोषक तत्व जो है वो नष्ट नहीं होते। ये एक बहुत अच्छा चीज़ है। तो खाना में पोषक तत्व अगर नष्ट नहीं करवाना है तो इसका सोलर एनर्जी, सोलर कुकर का उपयोग किया जा सकता है, लेकिन इसमें भी काफ़ी डेवलपमेंट की ज़रूरत होगी, हम लोग उसको लिमिटेशंस में पढ़ेंगे। यहाँ पे क्या किया जा सकता है, एक ही साथ अनेक प्रकार के व्यंजन पका सकते हैं, मतलब आप चावल भी बना सकते हैं, दाल भी बना सकते हैं, सब्जी भी बना सकते हैं। अलग अलग यहाँ पे जगह है बहुत सारा, तो आप यहाँ पे मान लीजिए कढ़ाई रख दिए, यहाँ पे कुकर रख दिए, यहाँ पे छोटा सा कुकर रख दिए, तो आपका दाल चावल सब्जी सब एक साथ पक सकता है। लिमिटेशंस क्या है कि जो सोलर एनर्जी का लिमिटेशन है वही आपका सोलर कुकर का भी लिमिटेशन होगा। आकाश में अगर बादल रहेगा या फिर मौसम ख़राब रहेगा या फिर रात रहेगा तो सन का लाइट नहीं आ सकता है, और सन का लाइट नहीं आएगा तो सोलर एनर्जी नहीं आएगा। सोलर एनर्जी नहीं आएगा तो आपका किसी भी प्रकार का सोलर कुकर नहीं काम करेगा। सोलर कुकर ही क्या, किसी भी प्रकार का सोलर डिवाइसेस काम नहीं करेंगे। इसमें ना तो रोटियां बनाई जा सकती है और ना ही किसी चीज़ को तला जा सकता है।
और आप लोग ये भी जान रहे हैं कि सूर्य जो है वो अपना डायरेक्शन समय के साथ बदलता है, मतलब उगते समय पूरब की दिशा में, लेकिन धीरे धीरे वो डूबते टाइम पश्चिम की दिशा में हो जाता है। तो आपको समय जैसे जैसे परिवर्तित होगा वैसे वैसे आपको सोलर कुकर का दिशा को भी परिवर्तित करते रहना होगा, ताकि सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरणें जो है रिफ्लेक्टर पर पड़ता रहे। तो ये सब इसकी सीमाएं हैं। नेक्स्ट आपका सौर सेल। और आप लोग जानते हैं कि सेलों के सीरीज वाले कम्बिनेशन से बैटरी बनता है। जब बहुत सारे सेल आपस में जुड़ जाते हैं श्रेणी क्रम में, तब उससे बनता है आपका बैटरी। और बैटरी से आप लोग जान रहे हैं कि बिजली उत्पन्न होती है, जिससे पंखा चलाया जा सकता है, टीवी चलाया जा सकता है, मोबाइल चार्ज किया जा सकता है इत्यादि। तो वो बैटरी जो हम लोग घरों में यूज करते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शंस के जरिए ये सब किया जाता है, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं सौर सेल। और यही सौर सेल के कम्बिनेशन से सोलर का बैटरी भी बनाया जा सकता है। देखिए आगे चल के यही सौर सेल एक छोटा सा है, बहुत सारा चीज़ बहुत सारा जोड़ जोड़ के सोलर पैनल भी बनाया जा सकता है इससे। सौर सेल क्या करता है, इसका मेन काम है सूर्य के ऊर्जा को, मतलब सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। और सौर सेल बनाने के लिए सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है, जो कि आपका सेमीकंडक्टर होता है। आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा ये चीज़ कि सौर सेल बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, तो ये नाम याद रखिएगा, सिलिकॉन, जो कि सेमीकंडक्टर होता है। और ये किसी भी प्रकार का प्रदूषण उत्पन्न नहीं करता है, लेकिन इसको बनाने की जो प्रक्रिया होती है, जिसके कारण ये काफ़ी महंगा हो जाता है। सौर सेल का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं हम लोग, यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिर्फ यही है आपका कि ये सिलिकॉन से बनाया जा सकता है। और सौर सेल का काम क्या है, तो सोलर एनर्जी को, मतलब सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। इसका उपयोग होता है आपका सड़कों पर प्रकाश के लिए, मतलब सड़कों में रोशनी करने के लिए, ट्रैफिक सिग्नल में उपयोग होता है, और पंप में भी उपयोग होता है। ये ज़रूर याद रखिएगा कि जो आपका सैटेलाइट है, मतलब कृत्रिम सैटेलाइट, उसमें इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत होता है, और इलेक्ट्रिसिटी को प्राप्त करने के लिए कृत्रिम उपग्रहों पर सोलर सेल लगाया जाता है। ये आपको याद रखना है। और क्या है, इलेक्ट्रॉनिक जो घड़ियाँ होती है, या फिर जो आपका संगणक को, मतलब कंप्यूटर वगैरह में को प्रचालित करने के लिए भी सौर सेल का उपयोग होता है। लेकिन आपको इतना नहीं करना, आप ये याद रखिएगा सिर्फ कि सिलिकॉन का बना होता है, और सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है, और कृत्रिम उपग्रहों में सोलर सेल का उपयोग होता है। फिर नेक्स्ट है आपका सौर पैनल। सौर पैनल क्या चीज़ है, तो जब बहुत सारे सौर सेलों को आपस में संयोजित कर दिया जाता है, तो आपका सोलर पैनल बनता है। इससे क्या बेनिफिट है, मान के चलिए कि एक सौर सेल जो है, मान लिख के चलिए 2 जूल का ऊर्जा प्रोड्यूस करता है, तो ऐसे ऐसे अगर 100 जोड़ दीजिएगा तो 100 × 2, मतलब 200 जूल का ऊर्जा उत्पन्न हो जाएगा। तो इसके जोड़ने से इसकी दक्षता बढ़ जाती है। और सौर सेल्स को आपस में कनेक्ट करने के लिए चांदी की आवश्यकता होती है, मतलब कि यहाँ पे सिल्वर वायर का उपयोग होता है। ये भी आपको याद रखना है कि किसका उपयोग होता है, सिल्वर वायर का। सिल्वर से भी ज़्यादा अच्छा क्या होता है, गोल्ड वायर, लेकिन गोल्ड जो है वो काफ़ी महंगा होता है। सॉरी, गोल्ड अच्छा नहीं, गोल्ड सिल्वर से अच्छा नहीं हो सकता, सबसे बेस्ट यही है सिल्वर। ये चीज़ हम लोग मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि गोल्ड और सिल्वर में क्या डिफरेंस है। तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक जो होता है वो सिल्वर ही होता है, और इसलिए यहाँ पे सिल्वर का ही उपयोग किया जाता है। अब आप सोचेंगे यहाँ पे कि कॉपर वायर का उपयोग क्यों नहीं करते, जबकि हर जगह तो कॉपर वायर का उपयोग करते हैं हम लोग। तो यहाँ पे भी कॉपर वायर जोड़ देने से क्या दिक्कत था, तो दिक्कत ये है कि एक सौर सेल के द्वारा जो एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है वो काफ़ी कम होती है। मतलब काफ़ी कम, मतलब ये जो हम लोग हाइड्रो पावर प्लांट या फिर थर्मल पावर प्लांट या फिर कोई बैटरी से जो ऊर्जा लेते हैं उसके अपेक्षा काफ़ी कम होती है। और ऐसे में अगर हम लोग कॉपर वायर का उपयोग करेंगे तो इसका काफ़ी ज़्यादा एनर्जी जो है वायर में फ्लो करते टाइम ही लॉस कर जाएगा। इसलिए हम लोग सिल्वर वायर का उपयोग करते हैं, ताकि कम से कम ऊर्जा की बर्बादी हो। तो फिलहाल इस टॉपिक में आपको ये चीज़ याद रखना है कि सौर सेल में सिलिकॉन का उपयोग होता है,
और ये सोलर एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है और कृत्रिम उपग्रहों में उपयोग होता है। उसके बाद सौर पैनल में सिल्वर वायर का उपयोग होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे समुद्र से प्राप्त ऊर्जा। तो समुद्र से जो प्रकार की ऊर्जा प्राप्त होती है उसमें पहला नंबर पे है ज्वारीय ऊर्जा, फिर तरंग ऊर्जा और एक है आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा। तो ये तीनों को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे और इसमें जो इम्पोर्टेंट होगा उसको आपको याद रखना होगा और बाकी चीज़ आप नहीं भी याद रखेंगे तो भी चलेगा। ज्वारीय ऊर्जा में एक डेफिनेशन है आपका ज्वार भाटा। पहले इसको समझिए, ज्वार भाटा क्या होता है। अगर आप लोग कभी समुद्र तट पे गए होंगे तो ये चीज़ देखे होंगे या फिर आप लोग बहुत सारे वीडियोस वगैरह में भी देखे होंगे कि शाम के समय समुद्र की लहरें जो है किनारे की तरफ आती है और जैसे ही दिन होता है वो लहरें किनारों से काफ़ी दूर चले जाती है। तो बेसिकली क्या हो रहा है कि सागर की जो धाराएं हैं वो एक बार मतलब दिन के समय किनारों से काफ़ी दूर जा रही है और शाम के समय किनारों के तरफ आ रही है। तो यही है आपका ज्वार भाटा। लेकिन ये होता किसके कारण से है? तो रीज़न है आपका चंद्रमा के गुरुत्वीय खिंचाव के कारण। जैसे ये मान के चलिए पृथ्वी है और पृथ्वी के इस साइड पे मान लीजिए पानी है, तो जब आपका चंद्रमा इस लोकेशन पे होगा तो पृथ्वी का जितना भी पानी है सब इस डायरेक्शन पे भागना चालू होगा, तो जल का जमाव इस साइड पे ज़्यादा हो जाएगा और इस साइड पे जल का जमाव क्या होगा? कम होगा। तो जिधर चंद्रमा होगी वो सभी जल को मतलब पृथ्वी के सतह पे जो जल है उसको अपनी तरफ खींचती है, जिसके कारण आपका ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। और जल का स्तर चढ़ने से और गिरने से, तो ज्वार भाटा में बेसिकली क्या होता है, एक बार जल जो है किनारों की तरफ आई तो जल का स्तर चढ़ने लगा और जब वो वापस आती तो जल का स्तर गिरने लगा, तो इससे हमको ज्वारीय ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो बेसिकली करते क्या है, तो हम लोग एक सिस्टम लगा देते हैं इस तरह से पूरा का पूरा, जिसमें आपके देखिए ये सब टरबाइन्स है ये सब, और जब यहाँ पे टाइडल स्ट्रीम आती है मतलब जल धारा जब आती है ज्वार का जल, तो इस टरबाइन को रोटेट करवाती है और रोटेट करवाने के कारण इसमें कौन सा ऊर्जा होता है आपका? तो यांत्रिक ऊर्जा होती है। फिर यहाँ पे ये सब देखिए इलेक्ट्रिकल जनरेटर से मतलब विद्युत जनित्र, तो विद्युत जनित्र क्या करती है? आपका यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करती है। तो ये आपका जो रोटर लगा हुआ है या फिर जो भी टरबाइन लगा है, जब ये घूमेगा तो इसका अक्ष जो है ये जनरेटर के अक्ष से कनेक्टेड होता है, तो जिसके कारण जनरेटर का अक्ष भी घूमना चालू करता है। तो जनरेटर में आपका क्या आ गया? यांत्रिक ऊर्जा। और उस जनरेटर का काम क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। ये सभी चीज़ें हम लोग मोटर और जनरेटर जब पढ़ेंगे तो अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल आप इतना जान लीजिए कि हाँ, इसके घूमने से इसमें क्या होगा? यांत्रिक ऊर्जा होगा और इसका जो बेस, इसका जो आपका अक्ष है वो अक्ष जनरेटर के अक्ष से जुड़ा हुआ होता है। तो जब टरबाइन का अक्ष घूमेगा तो उसी समय जनरेटर का भी अक्ष घूमना चालू करता है और जनरेटर के पास क्या जाता है? यांत्रिक ऊर्जा, और जनरेटर का काम क्या है? इसी यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करना। तो इस तरह से आपका विद्युत ऊर्जा यहाँ पे भी उत्पन्न होता है। अब आता है तरंग ऊर्जा। आप लोग समुद्र में लहरों को ऊपर नीचे गति करते हुए देखे होंगे, तो इस तरह से गति करते हैं। तो बेसिकली क्या हो रहा है, एक बार ऊपर जा रहा है, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे। तो इसके ऊपर जाने और नीचे आने से इसके पास भी ऊर्जा होती है और इसी ऊर्जा से फिर से हम लोग टरबाइन को रोटेट करवाएंगे और जनरेटर लगा के इसके यांत्रिक ऊर्जा को फिर से हम लोग विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेंगे। और ये तरंगे जब आपका एक डायरेक्शन पे चलता है तो इसके पास काफ़ी गतिज ऊर्जा होती है। तो इस गतिज ऊर्जा के कारण इसकी जो टरबाइन की ब्लेड्स होती है वो घूमना चालू कर देती है। तो इसके पास आ गया आपका गतिज ऊर्जा मतलब यांत्रिक ऊर्जा, और इसी यांत्रिक ऊर्जा का उपयोग करके हम लोग जनरेटर के अक्ष को घुमाते हैं और फिर जनरेटर जो है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। इसमें और ज़्यादा कुछ आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब एक है आपका महासागरीय तापीय ऊर्जा, ओशियन थर्मल एनर्जी। इसमें क्या है ये देखिए आप। सबसे पहले महासागर का जो पृष्ठ होता है वहाँ पे जो जल है उसका ताप
और जो 2 किलोमीटर तक की गहराई पर अगर चल जाएंगे तो वहाँ पे जो ताप होगा उसमें 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर होता है। मतलब ये है कि ये मान लीजिए कि महासागर है, तो ये आपका सतह है। यहाँ पे मान के चलिए टेम्परेचर जो है आपका 20, मान के चलिए यहाँ पे टेम्परेचर आपका 40 डिग्री सेल्सियस है। तो आप अगर 2 किलोमीटर एकदम वर्टिकली नीचे तक आएंगे तो ये डिस्टेंस तक आ गए, मान के चलिए ये आपका 2 किलोमीटर डिस्टेंस नीचे आ गए, तो यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो होगा वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस होगा। मतलब कि सरफेस पे जो टेम्परेचर है और 2 किलोमीटर भीतर जो टेम्परेचर है, दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपका 20 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो बस इसी तापमान में जो अंतर है इसी का उपयोग करके हम लोग ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं। अब देखिए कैसे। तो सतह पर जो गर्म जल है इसका उपयोग कर सकते हैं हम लोग अमोनिया जैसे वाष्पशील द्रव, मतलब अमोनिया जैसे वोलाटाइल जो लिक्विड होते हैं उनको उबालने के लिए। ये आसानी से उबल जाता है इस सतह वाले टेम्परेचर पे, और फिर बाद में इसको हम लोग फिर इससे जो भाप बनेगा, मतलब यहाँ पे क्या है, अमोनिया लेंगे NH3, इसका क्या किया जाएगा, एक बार ये लिक्विड फॉर्म में होगा, ये लिक्विड फॉर्म में होगा मतलब द्रव के रूप में होगा, इसको एक बार हम लोग वाष्प बनाएंगे, एक बार भाप बन गया। तो भाप बनाने के लिए कौन सा पानी का उपयोग करेंगे, ऊपर वाले सतह वाले पानी का। और फिर इस भाप को फिर ठंडा भी हम लोग कर सकते हैं। तो जब ठंडा करना होगा इसको, मतलब वेपर से वापस जब लिक्विड बनाना होगा, तो हम लोग 2 किलोमीटर नीचे जो पानी है, मतलब जो लगभग 20 डिग्री सेल्सियस का अंतर रखता है, उस पानी का उपयोग करके इसको हम लोग ठंडा कर लेंगे। अब यहाँ पे आपका पूरा का पूरा डायग्राम के थ्रू बताया गया है। तो यहाँ पे आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको पहले समझ में आ गया है कि हाँ, यहाँ पे अमोनिया का उपयोग होगा, अमोनिया लिक्विड फॉर्म में होगा, वो गैस में बनेगा और फिर उस गैस को ठंडा किया जाएगा। मतलब कुल मिला के अमोनिया अगर आप 50 ग्राम या फिर 1 kg जो भी अमोनिया आप उपयोग करेंगे शुरू में और लास्ट में, वो उतना ही रहेगा। मतलब एक बार उसको भाप बनाएंगे और फिर एक बार इसको क्या करेंगे, ठंडा करके वापस से लिक्विड बनाएंगे। और इसमें उपयोग किसका करेंगे, तो भाप बनाने के लिए हम लोग सतह वाले जल का उपयोग करेंगे और उसको वापस से ठंडा करने के लिए हम लोग सतह के नीचे, मतलब 2 किलोमीटर नीचे जो जल है उसका उपयोग करेंगे। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों के बीच का जो अंतर होता है टेम्परेचर का, वो 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। तो यहाँ पे और 2 उपकरणों का उपयोग किया जाता है। एक का नाम है आपका इवेपोरेटर, जिसका काम है जो अमोनिया लिक्विड है उसको गैस में कन्वर्ट करना। और एक आपका है कंडेंसर। कंडेंसर क्या करेगा, जो अमोनिया गैस है उसको ठंडा करेगा, मतलब वापस से लिक्विड करेगा। मतलब इवेपोरेटर का काम है लिक्विड अमोनिया को वेपर में चेंज करना, और कंडेंसर का काम क्या है, वेपर वाले अमोनिया को वापस से लिक्विड में कन्वर्ट करना। तो इसके लिए क्या चाहिए होगा, इवेपोरेटर को चाहिए होगा गर्म पानी। तो गर्म पानी के जैसे ही संपर्क में अमोनिया आएगा, यहाँ पे अमोनिया रहता है, जैसे ही अमोनिया आएगा गर्म पानी के संपर्क में, वो गैसेस में कन्वर्ट होगा। अब जैसे ही गैस में कन्वर्ट होगा तो वो काफ़ी, गैस में कन्वर्ट होने के बाद उसका प्रेशर क्या होगा, बढ़ जाएगा। प्रेशर जैसे ही बढ़ेगा तो इस पाइप के जरिए उसको कहाँ गिराया जाएगा, टरबाइन के पत्तियों पर। और जब टरबाइन के ब्लेड्स पे गिरेगा तो टरबाइन रोटेट होना चालू होगा, और टरबाइन जब रोटेट होगा तो उससे आपका बनेगा इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि टरबाइन से कनेक्टेड क्या होता है, जनरेटर। और जनरेटर का काम क्या है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करने का। तो आपको इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे बन गया। यहाँ पे आप फिलहाल इतना देखिए कि हाँ, ये इवेपोरेटर है, यहाँ पे पाइप, ये सब क्या है, पूरा का पूरा ये पाइप है। पाइप के जरिए लिक्विड अमोनिया यहाँ पे आया। जैसे ही लिक्विड अमोनिया इवेपोरेटर में आया, सेम उसी टाइम आपका जो सतह पर जो वाटर है उसको वार्म सी वाटर इनलेट के जरिए, मतलब यहाँ से भेज दिया गया, कहाँ पे, इवेपोरेटर में। तो इवेपोरेटर में 2 चीज़ आ गया, आपका अमोनिया भी है। अमोनिया के लिए छोटी छोटी पतली पतली पाइप बनी होती है, और उन्हीं पाइप से में अमोनिया होता है, और वाटर को उसके चारों तरफ घुमाया जाता है, वो भी पाइप के जरिए ही घुमाया जाता है। ऐसा आप मत समझिए यहाँ पे कि यहाँ पे एक बॉक्स नहीं है, ये यहाँ पे एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इस तरह से आप इमेजिन करिए, गोल गोल घुमा हुआ, ये आपका अमोनिया वाला है, जो कि इस पाइप में अमोनिया रहता है,
और जब वाटर इनलेट किए गर्म वाला, तो ये मान के चलिए ऐसे करके इसको इसके सरफेस से टच करते हुए ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर बना होगा, और टच करते हुए ताकि पूरा पूरा अमोनिया जो है गर्म पानी के संपर्क में आ जाए, लेकिन डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आता है क्योंकि वाटर के लिए अलग पाइप होता है और अमोनिया के लिए अलग पाइप होता है। सिर्फ और सिर्फ काम क्या होगा यहाँ पे, अमोनिया वाटर के इनडायरेक्ट कांटेक्ट में आने के बाद भी ये बहुत ज़्यादा वेपर प्रोड्यूस करता है, और जिसके कारण इसका प्रेशर बढ़ जाता है और हाई प्रेशर से ये टरबाइन की तरफ मूव करता है। टरबाइन के ब्लेड्स पे टकराता है, टरबाइन के ब्लेड को घुमाता है, जिसके कारण टरबाइन के ब्लेड में यांत्रिक ऊर्जा आती है, और फिर ये यांत्रिक ऊर्जा जनरेटर को दी जाती है। जनरेटर जो है इस यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। फिर जितना भी आपका अमोनिया है, गैसेस फॉर्म में जो अमोनिया है, वो वापस से कहाँ जाती है, कंडेंसर में। कंडेंसर पे भी सेम स्ट्रक्चर, अमोनिया अभी भी किस में है, पाइप में है, और यहाँ पे फिर कोल्ड वाटर जो कि 2 किलोमीटर नीचे में है, उसको फिर इसमें चारों तरफ से लपेट के घुमाया जाता है। तो जब ठंडे पानी के संपर्क में अमोनिया गैस आती है तो वापस से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाती है, फिर लिक्विड से ये आगे की तरफ बढ़ती है। तो यहाँ पे एक लगा होता है पंप, ये पंप क्या करता है, खींचने का काम करता है। तो खींच करके उसको वापस से कहाँ भेज देता है, इवेपोरेटर में। तो आप इसका स्ट्रक्चर और इसका वर्किंग जो है समझ गए होंगे। वर्किंग से कोई प्रकार का क्वेश्चन आपका वनडे एग्जाम में नहीं आएगा, मतलब प्रीलिम्स में नहीं आएगा, लेकिन आप इसको मेंस में लिख सकते हैं, क्योंकि जेपीएससी के मेंस में, मतलब 7 जेपीएससी में पूछा गया था यहाँ से क्वेश्चन नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों को लिखने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो 40 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो ये सब चीज़ लिखना होता है। ये भी क्लास 10 के सिलेबस में है। तो जब एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहाँ पे भी हम लोग इन चीज़ों को अच्छे से पढ़ेंगे, और अभी भी आपको शायद ये सब चीज़ समझ में आ गया होगा। इस प्लांट को बोलते क्या है, तो यहाँ पे हम लोग सागर का थर्मल एनर्जी का उपयोग किए इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, तो इसलिए इसको कहते हैं ओशियन थर्मल एनर्जी कन्वर्सन प्लांट, ओटेक। ओ से हो गया ओशियन, टी से थर्मल, ई से एनर्जी, सी से कन्वर्जन, और प्लांट आप जोड़ दीजिएगा। तो बस ये हो गया आपका। फिर नेक्स्ट है आपका भूतापीय ऊर्जा। अब जैसा कि टॉपिक का नाम है भूतापीय ऊर्जा, तो ये ऊर्जा आपको भूमि के नीचे से प्राप्त होगी, तो उसी को हम लोग समझेंगे। तो भौमिकीय परिवर्तन मतलब जैसे ज्वालामुखी हो गया या फिर मैग्मा वगैरह हो गया, तो भूपर्पट्टी की गहराइयों पर, मतलब जो पृथ्वी की सतह है, इससे जब हम लोग नीचे की तरफ काफ़ी जाएंगे तो यहाँ पे चट्टानें पिघली हुई अवस्था में पाई जाती है, जिसको हम लोग मैग्मा कहते हैं। और कोई बदलाव आने के कारण या फिर जैसे भूकंप आ गया, तो ये मैग्मा जो है किसी कारणवश, अगर मान के चलिए इस जगह पे भूमि की सतह थोड़ी कमज़ोर है, तो ये पिघली हुई चट्टान जो है, मतलब मैग्मा जो है, वो किधर आ गई, थोड़ा ऊपर धकेल दी गई। हालांकि इसका पोजीशन यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन चूंकि यहाँ पे सरफेस जो है उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ये किधर चली गई, ऊपर की तरफ चली गई। अब कोई जल का स्रोत मान लीजिए यहाँ से पार हो रहा होगा, जैसे कि हम लोग बोरिंग करते हैं और जल को निकालते हैं पृथ्वी की सतह से, तो ये चीज़ जानते हैं कि भूमि के नीचे भी जल का स्रोत होता है। तो मान लीजिए जल का स्रोत जो है इसके ऊपर से पार हो रही होगी, तो जब इसके ऊपर से पार हो रही होगी तब क्या होगा, ये जल जो है गर्म हो जाएगा, और जब ये गर्म होगा तो बनेगा वाष्प, और जब ये गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया तो इसके पास काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होगा, और जब इस पे प्रेशर होगा तो ये इस प्रेशर के कारण ये काफ़ी तेज़ी के साथ ये ऊपर की ओर आने की कोशिश करेगी, या फिर ये बाहर की ओर निकलेगा। तो यही जो निकास मार्ग होगा इसका, मतलब फिर से आप एक बार समझ लीजिए, जैसे कि मैग्मा जो है यहाँ पे है, इस जगह पे, और पृथ्वी की सतह यहाँ पे है, और ये मोटी परत जो है आपकी मान लीजिए भूपर्पट्टी हो गई, ये पूरा का पूरा मोटी परत। तो मैग्मा को यहाँ होना चाहिए था, लेकिन ये भूपर्पट्टी जो है थोड़ा सा इस जगह पे, इस पर्टिकुलर जगह पे थोड़ा कमज़ोर है, और यहाँ पे मान लीजिए भूकंप जैसी घटनाएं घटित होती है, तो जिसके कारण ये मैग्मा जो है ऊपर की तरफ शिफ्ट हो गई, यहाँ पे आके शिफ्ट हो गई, जो कि होनी चाहिए थी यहाँ पे। तो अब पानी का कोई स्रोत है, वो यहाँ से जब गुजर रही होगी तो वो गर्म हो जाएगा यहाँ पे। अब गर्म हो जाएगी ये जल, तो जल जब गर्म होगा तो काफ़ी प्रेशर के साथ वो बाहर की ओर निकलेगा, और यहाँ पे चूँकि कमज़ोर है ये जगह सरफेस,
तो ये भाप जो है इस रास्ते से निकलने का कोशिश करेगा और कई बार ये भाप जो है बाहर की तरफ निकलता भी है। तो इसको जो निकास मार्ग मिल गया है, इस निकास मार्ग को कहते हैं गर्म चश्मा या फिर हीट सोर्स। तो ये चीज़ आप किसको कहेंगे, इस निकास मार्ग को। अब हमको जब आइडेंटिफाई हो गया कि हाँ यहाँ से जो है गर्म स्रोत है, जैसे कि अगर ये निकल रही होगी, ये वाटर वेपर अगर निकल रही होगी तब तो वो आँख से ही दिख जाएगा कि हाँ यहाँ पे निकल रही है। और अगर मान के चलिए नहीं निकल रही है तो रिसर्च होगा और पता चलेगा कि हाँ इसके नीचे इतना सा ज़मीन है। अगर मान के चलिए इसको किसी क्या बोलते हैं बोरिंग गाड़ी या फिर कोई भी होता है जिससे हम लोग खुदाई करते हैं, तो इससे अगर इसको थोड़ा सा होल कर दिया जाए तो इसको रास्ता मिल जाएगा बाहर निकलने के लिए। तो ये डेवलपमेंट का पार्ट है या फिर रिसर्च का पार्ट है। तो चलिए कुल मिला के हमको यहाँ पे गैस जो है बाहर निकलता हुआ मिल गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अच्छा खासा टरबाइन सेटअप करेंगे और फिर टरबाइन का ब्लेड घूमेगा, उसमें यांत्रिक ऊर्जा होगी। फिर यांत्रिक ऊर्जा को हम लोग जनरेटर के द्वारा हम लोग क्या कर लेंगे, विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेंगे। तो बस यही आपका बेसिक कंसेप्ट है इस चीज़ का। और ये कहाँ पे ऐसा गर्म चश्मा देखने को मिलता है, आपका न्यूजीलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में। तो ये देश आपको याद रहने चाहिए, न्यूजीलैंड और यूएसए। तो ऐसे एनर्जी को हम लोग क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी। क्योंकि जियोथर्मल एनर्जी क्या, क्योंकि पृथ्वी के अंदर का एनर्जी को हम लोग उपयोग कर लिए टरबाइन को घुमा करके बिजली बनाने में। अब नेक्स्ट है आपका नाभिकीय ऊर्जा। तो हम लोग जानते हैं कि कोई भी एटॉम है, मतलब परमाणु है, तो उसके नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बंधे हुए होते हैं, मतलब ऊर्जा बंधे हुए होते हैं, मतलब एनर्जी के द्वारा। तो जब नाभिक टूटता है तो उसको बोलते हैं नाभिकीय विखंडन, और जब दो छोटे छोटे नाभिक जुड़ते हैं तो उसको कहते हैं नाभिकीय संलयन या फिर न्यूक्लियर फ्यूज़न। ये दोनों ही रिएक्शन को आपको समझना है। तो यहाँ पे सिंपल क्या है कि जब एक भारी नाभिक, जैसे कि यूरेनियम का नाभिक, यूरेनियम 92, एटॉमिक नंबर इसका 92 होता है और मास नंबर 232 नहीं 238। तो ये होता है, ये काफ़ी भारी नाभिक है। तो इस टाइप का जो नाभिक है, इसके विखंडन से दो या दो से अधिक छोटे नाभिक बनते हैं, या फिर दो या दो से अधिक भाग में ये टूट जाते हैं, और जिसके कारण एक असीम ऊर्जा उत्पन्न होती है यहाँ पे। और ये टूटने की जो प्रक्रिया है अपने आप नहीं टूटती है, इसमें न्यूट्रॉन्स का बॉम्बार्डिंग करवाया जाता है। मतलब एक यूरेनियम का नाभिक है तो इसमें बहुत सारे न्यूट्रॉन्स का क्या करवाया जाता है, बॉम्बार्डिंग करवाया जाता है। काफ़ी तेज़ी से चलता हुआ न्यूट्रॉन जब यूरेनियम के नाभिक से टकराता है तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाता है। तो इसके पास जितना भी ऊर्जा है, मान के चलिए ये अगर 10, ये मान के चलिए कि 2 मिलियन जूल का एनर्जी है इसके पास, तो ये टूटने के बाद कितना हुआ, इसके पास 1 मिलियन एनर्जी। मिलियन वाले से थोड़ा कम समझ में आएगा, आप ऐसे समझिए। मान के चलिए कि यहाँ पे 10 जूल का ऊर्जा है, तो यहाँ पे ये बन गया छोटा सा, इसके पास 2 जूल चला गया, इसके पास 1 जूल चला गया, इसके पास भी 1 जूल चला गया, तो 4 जूल। और जो 6 जूल बच गया वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। कुल मिला के इसका एनर्जी का बहुत बड़ा सा भाग एनर्जी में, इसका जो यहाँ पे बंधा हुआ था एनर्जी, वो विमुक्त हो जाती है। और उसी एनर्जी का उपयोग हम लोग इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में करते हैं। कहाँ पे, तो विद्युत संयंत्रों में। तो उसको कहते हैं हम लोग नाभिकीय संयंत्र, न्यूक्लियर पावर प्लांट। तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में बेसिकली क्या होता है, यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। यूरेनियम कौन सा, इसका, ये एक भारी नाभिक है जिसमें न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग करवा के इसको तोड़ा जाता है। तो ये छोटे छोटे टुकड़ों में टूटते हैं। टूटने के साथ साथ ये बहुत ज़्यादा एनर्जी भी उत्पन्न करते हैं, और उसी एनर्जी का उपयोग करते हम लोग वाटर को गर्म करने के लिए। तो हम लोग जैसे थर्मल पावर प्लांट में पानी को गर्म करने के लिए उपयोग करते थे कोयला का, तो बहुत कोयला को जलाना पड़ता है तब जाके थर्मल जो है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। लेकिन यहाँ पे बहुत कम यूरेनियम को ही नाभिकीय विखंडन करवा के बहुत ऊर्जा उत्पन्न करवाया जाता है, और उस ऊर्जा को हम लोग जल को गर्म करते हैं बॉयलर में, और जल गर्म होकर के वाष्प में बनता है, और फिर वो वाष्प को टरबाइन में गिराया जाता है।
टरबाइन की ब्लेड्स जो है घूमती है, फिर जनरेटर होता है, जनरेटर उसके मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो कुल मिला के इसका काम होता है पानी को गर्म करने के लिए, लेकिन बॉयलर में। और जहाँ पे इस कंसेप्ट का उपयोग किया जाता है उस पावर प्लांट को कहते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट। और यहाँ पे कौन सा फार्मूला या फिर इक्वेशन काम होता है, तो आइंस्टीन का जो E=mc² वाला फार्मूला था वही यहाँ पे यूज़ होता है। नेक्स्ट आपका नाभिकीय संलयन। हालांकि हम लोग ये जो नाभिकीय विखंडन और नाभिकीय संलयन इन चीज़ों को हम लोग केमिस्ट्री में भी डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी फ़िलहाल ऊर्जा वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा करके हम लोग पढ़ रहे हैं जितना हमारे काम का होगा। नाभिकीय संलयन मतलब न्यूक्लियर फ्यूज़न में क्या होगा, तो इसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे एक भारी नाभिक दो या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिकों में टूट रहे थे, तो यहाँ पर उल्टा हो जाएगा, दो या दो से अधिक हल्के हल्के नाभिक जो है आपस में जुड़ करके एक भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, और इस प्रक्रिया में भी काफ़ी अधिक ऊर्जा जो है उत्सर्जित होती है, और ये होती है आपका सूर्य में। सूर्य से जो ऊर्जा आ रही है वो नाभिकीय संलयन के कारण आ रही है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि नाभिकीय संलयन कहाँ होता है, तो सूर्य में होता है, और नाभिकीय विखंडन का उपयोग कहाँ होता है, तो न्यूक्लियर थर्मल पावर प्लांट में होता है। और जो भी न्यूक्लियर रिएक्शंस होंगे, चाहे वो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन हो मतलब कि नाभिकीय विखंडन हो, चाहे न्यूक्लियर फ्यूज़न हो मतलब नाभिकीय संलयन हो, मतलब टूटने की बात करें चाहे जुड़ने की बात करें, तो यहाँ पे दो कंडीशन है, वेरी हाई टेम्परेचर होना चाहिए और वेरी हाई प्रेशर भी होना चाहिए। तो टेम्परेचर कितना होना चाहिए, तो 4 से लेके 15 लाख केल्विन तक हो सकती है, और जो प्रेशर है वो कितना हो सकता है, तो 1 लाख वायुमंडलीय दाब के बराबर हो सकता है। तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो सकती है ये चीज़। अभी आपको जितना बोले बस उतना ही याद रखिए, ज़्यादा आपको इसके डीप में घुसने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये जनरल साइंस है, ना कि आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री अगर रहता तो आपको डीप में घुसना ही पड़ता, लेकिन ये जनरल साइंस का फिजिक्स है, तो यहाँ पे आपको बहुत डीप में नहीं घुसना है, अपने लिमिटेशंस को भी आपको देखते रहना है। जैसे मेरा बैकग्राउंड जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, तो ये सब टॉपिक बहुत डीप तक हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके लिए कोई काम का नहीं होगा ये सब चीज़। इसलिए जितना ज़रूरत है आप लोग बस उतने तक खुद को कन्फाइंड रखिए, ज़्यादा बेहतर होगा। अब यहाँ पे ऊर्जा का वातावरण पर प्रभाव, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। हाइड्रोजन बम के बारे में थोड़ा सा देखेंगे, और फिर विद्युत शक्ति जिसको हम लोग एक बार पढ़े थे उसको भी फिर से पढ़ लेंगे एक बार। तो हाइड्रोजन बम जो है उसमें आपका ताप नाभिकीय अभिक्रिया पर आधारित मतलब हीट न्यूक्लियर रिएक्शन होता है। और कौन सा है, तो नाभिकीय संलयन अभिक्रिया यहाँ पे होती है। और हाइड्रोजन बम का जो क्रोड होता है मतलब उसका जो बीच वाला जो पार्ट है, तो उसके सबसे बीच में हम लोग या तो यूरेनियम या तो प्लूटोनियम का जो न्यूक्लियर बॉम्ब है उसको हम लोग रखते हैं। तो यूरेनियम का काम क्या होगा, ये न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन करेगा, मतलब ये भारी नाभिक है तो ये हल्के नाभिक में टूटेंगे, और यहाँ से बहुत मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होगी। और उसके बाद देखिए क्या होगा, ये नाभिकीय बम ऐसे पदार्थ में अंतः स्थापित किया जाता है जिसमें ड्यूटेरियम तथा लिथियम होते हैं, और ये दोनों क्या है, हल्के नाभिक हैं। तो इसको ऐसे पदार्थ में अंतः स्थापित किया जाता है, किस यूरेनियम को या फिर प्लूटोनियम को, कि जिसमें क्या हो, ड्यूटेरियम या फिर लिथियम होते हैं। जब इस नाभिकीय बम जो विखंडन पदार्थ को अधिविस्फोटित करते हैं, अधिविस्फोटित मतलब जब यूरेनियम में विस्फोट होता है, तो जिसके कारण कुछ माइक्रो सेकंड के लिए उस जगह पर जो टेम्परेचर होता है वह 10⁻7 केल्विन तक बढ़ जाता है। और यही हाई टेम्परेचर जो अभी मिल गया, ये ड्यूटेरियम और लिथियम के कंबाइन करने के लिए, मतलब इन दोनों को संलित होने के लिए, मतलब नाभिकीय संलयन होने के लिए पर्याप्त ऊर्जा उत्पन्न करती है। कौन, यूरेनियम का विखंडन। और जिसके फलस्वरूप जब आपका न्यूक्लियर फ्यूज़न रिएक्शन होता है किसमें, ड्यूटेरियम और लिथियम में, तो बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी जो है रिलीज होती है। यहाँ पे आपको ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, इसको आप ऐसे समझिए, हाइड्रोजन बॉम्ब है, तो हाइड्रोजन बॉम्ब
में आपका नाभिकीय संलयन अभिक्रिया पर आधारित है ये, लेकिन इसमें नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया भी करवाया जाता है। अब ये कैसा बात हुआ? तो यहाँ पे ये चीज़ है कि नाभिकीय संलयन अभिक्रिया को करने के लिए, देखिए, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी और नाभिकीय विखंडन से जो ऊर्जा उत्पन्न होगी, दोनों में बहुत अंतर होता है। नाभिकीय संलयन में बहुत ज़्यादा अमाउंट में ऊर्जा रिलीज होगी, किसके मुकाबले? नाभिकीय विखंडन के मुकाबले। हाइड्रोजन बम जो है ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि इसमें नाभिकीय संलयन अभिक्रिया का उपयोग होता है और इसमें नाभिकीय विखंडन के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा ऊर्जा रिलीज होती है। लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है कि नाभिकीय संलयन होने के लिए इनिशियल स्टेज पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए होता है, और ये टेम्परेचर आप ऐसे नहीं प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो उसके लिए वैज्ञानिकों ने क्या किया कि यूरेनियम या फिर प्लूटोनियम का उपयोग किया। यूरेनियम होता है भारी नाभिक, और इसके विखंडन से, मतलब इसमें सबसे पहले फिजन करवाया। इसके फिजन से क्रोड में टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, 10 का पावर 7 केल्विन, और ये टेम्परेचर एक फेवरेबल कंडीशन उत्पन्न कर दिया। वहाँ पे जो हल्के नाभिक हम लोग अलग से दिए थे, ड्यूटेरियम और लिथियम, उसको संलयित होने में, उसको आपस में कंबाइन करने के लिए। तो इस प्रकार से वहाँ पे नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हो गया। अब जब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया हुआ तो इसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी विमुक्त होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे हाइड्रोजन बम के बारे में। अब तो बस इतना ही है। और कार्य करने की दर को हम लोग क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। इसको पहले भी पढ़े थे। तो ऊपर में कार्य और नीचे में समय। तो W/T वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल। और समय का यूनिट क्या होता है? सेकेंड। तो जूल पर सेकेंड, और जूल पर सेकेंड को ही क्या कहते हैं? वाट कहते हैं। वाट किनके नाम पे रखा गया है? जेम्स वाट के सम्मान के लिए। और ये जो जूल पर सेकेंड है या फिर जो वाट है, वो एक छोटा यूनिट है। तो इसका बड़ा यूनिट जैसे किलोवाट हो गया, 1 किलोवाट बराबर 1000 वाट हो गया। फिर 1 मेगावाट है तो 10 का पावर 6 वाट हो गया। ये सब आप लोग पढ़े होंगे, आपको याद रखना है ये चीज़। एक हॉर्स पावर क्या होता है? हॉर्स पावर होता है 746 वाट। और जो भी मशीन होते हैं आपके, उसका एनर्जी, उसका जो शक्ति है, उसको हॉर्स पावर में ही व्यक्त किया जाता है। तो 746 वाट, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग बहुत सारे MCQs करेंगे अच्छे अच्छे क्वालिटीज़ के, और फिर ये चैप्टर जो है आपका कम्प्लीटली ख़त्म हो जाएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।